1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. मुद्दा क्या है दोस्त? बांग्लादेश. That's sir 1947, right? There was partition of India. Partition of India led to the formation of India. India, as you know, right? ये एक इंडिया बना. There is also the formation of Pakistan. पाकिस्तान के सर दो पार्ट्स बने हैं, आपको पता है. This is the West Pakistan. This is the East Pakistan. क्लियर है नहीं? तो पाकिस्तान एक नहीं था, दो पार्ट्स थे. एक है वेस्ट पाकिस्तान, एक है ईस्ट पाकिस्तान. ऑलरेडी मैंने काफी मेरे सेशंस के हिस्ट्री के सेशन में आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि सर जो वेस्ट पाकिस्तान है दैट इज मेड अप ऑफ 4 रीजन सर. वन इज द पंजाब, राइट, जहां पे लाहौर है, लाहौर पंजाब, राइट, दैट इज द पाकिस्तान साइड ऑफ पंजाब, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेस्टर्न साइड ऑफ पंजाब, राइट. दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है सिंध. देन यू हैव गॉट बलूचिस्तान एंड देन सर कौन सा है सर यहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऑल्सो कॉल्ड एज खैबर पख्तूनवा. कौन सा है सर? खैबर पख्तूनवा. पठान लोग हैं ना वहां पे, पख्तूनवा वो लैंग्वेज बोलते हैं, पख्तून लैंग्वेज. अरुण अफरीदी नाम सुना होगा ना आपने, शाहिद अफरीदी. दीज आर द ट्राइबल्स फ्रॉम देयर, राइट. सो ये 4 रीजन है सर वेस्ट पाकिस्तान की. क्लियर है नहीं? और सर यहाँ पे कौन सा कंट्री होगा सर? ईरान कंट्री होगा. और सर यहाँ पे कौन सा कंट्री होगा सर? अफगानिस्तान कंट्री होगा. तो अगर आपने देखा होगा हमने कहाँ पे स्ट्राइक किया था सर? बालाकोट स्ट्राइक किया था, बराबर है क्या नहीं? 2019 में. तो बालाकोट स्ट्राइक मतलब बालाकोट कहाँ पे आता है सर? यहाँ पे आता है सर, खैबर पख्तूनवा. ये था सर वेस्टर्न पाकिस्तान. अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं सर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक चीज सर, कि आपको पता क्या होना चाहिए सर? देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन प्लान. इसके लिए सर हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, उसके सिवा आप करंट समझ ही नहीं पाओगे. देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन प्लान. और ये कैबिनेट मिशन प्लान ने सर क्या बोला सर? कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला, ये कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला इंडिया क्या बनाएगा सर? अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा. बोलो हाँ या ना? यस और नो? और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हिसाब से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी हुई है सर. ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोला था सर, कंप्लीट इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया का बनना था. क्योंकि ये जो था कैबिनेट मिशन प्लान, उसने क्या रिजेक्ट कर दिया था सर? उसने रिजेक्ट कर दिया था सर पार्टीशन. इसलिए उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई वो आज का इंडिया प्रिंसली स्टेट्स के साथ प्लस वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान सबका बना है सर. अब गेम देखो इससे क्या हो गया सर. जब पाकिस्तान बना तो क्या बना सर? वेस्ट पाकिस्तान बना. और सर क्या बना? ईस्ट पाकिस्तान बना. और आपको पता है सर ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश. अगर आपने वो देखा है एरिया या कभी ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो ज्योग्राफी में सिंपल चीज है सर. यहाँ पे जो ज्योग्राफी ऐसा आता है अपने इंडिया का, ये बांग्लादेश है. ये क्या है सर? ये बांग्लादेश है. एक्चुअली ये एक फॉल्ट था. क्या था सर? ये फॉल्ट. फॉल्ट मतलब क्या है सर? एक गैप बड़ा बन चुका था सर. ये पूरा लैंड ज्वाइंट था. बट ये लैंड जब हमारा, ऐसा बोला जाता है ना कि हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ऊपर जाके यूरोशियन प्लेट को टकराया, आर यू अंडरस्टैंड? टकराया तो यहाँ पे क्या हो गया सर? पूरा जो लैंड था वो नीचे हो गया और ब्रेक हो गया लैंड. ऐसा हो गया लैंड. तो ये पूरा गैप बन गया सर. क्या बन गया? गैप बन गया. ये गैप आज दिख नहीं रहा है. क्यों दिख नहीं रहा है सर? क्योंकि यहां से जो बड़ी सबसे नदी आ रही है वो यहाँ पे उसका सहारा सिल्ट आ रही है. कौन सी नदी है सर? ये ब्रह्मपुत्र. तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो वो पूरा सिल्ट लेके आया है, वो पूरा गड्ढा बन गया था, डिप्रेशन बन गया था, उसको पूरा भर दिया है. अब आप सोचो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि इतना जबरदस्त पानी लाती है, कभी ब्रह्मपुत्र नदी आपने देखी होगी आसाम में, तो एक साइड पे खड़े रहोगे तो उस साइड का आपको ये भी नहीं दिखता है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब आपको लगता है आप समंदर पे खड़े हो. ऐसा ब्रह्मपुत्र नदी है. इतना सिल्ट वो लेके आया, पूरा इधर बांग्लादेश में डाल दिया है. एल्यूवियल रिच सॉइल है और इतना पानी है. तो मतलब बांग्लादेश इज गोइंग टू बी वेरी सुटेबल फॉर व्हाट सर? एग्रीकल्चर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, भरपूर पानी है. तो वहां पे क्या बढ़ेगा सर? पॉपुलेशन. अब देखो सर मैं कैसे तुमको एक इशू समझा रहा हूं. वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट होगा. अब सर आप देखो कि ये बना है वेस्ट पाकिस्तान. वेस्ट पाकिस्तान के ये 4 रीजन, उसमें से सर ये 2 रीजन, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है सर, और ये पूरा बंजर रीजन है सर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉपुलेशन होगा सिर्फ कहां होगा सर? डेंसिटी ज्यादा पंजाब में होगा सर, और थोड़ा सिंध में ज्यादा होगा सर. उधर भी उतना ज्यादा नहीं है सर. और दूसरे साइड पे क्या है? पूरा बांग्लादेश. और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑलरेडी कब बन चुकी है सर? 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बन चुकी है सर. तो सीट डिवीजन तभी हो गया सर. तो सीट्स किसको ज्यादा मिलेंगे सर? मुझे बताओ. बांग्लादेश. बट सर जो डोमिनेंट था पाकिस्तान, डोमिनेंस कौन कर रहा है सर? पंजाब. और दूसरे नंबर पे सिंध. इसके लिए सर
पाकिस्तान इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल गया सर। इसके लिए सर पाकिस्तान में हमेशा क्या होता था सर, मिलिट्री रूल होता था। क्या होता था सर, मिलिट्री रूल। उन्होंने सब मिलिट्री रूल वगैरह करके 1970 में सर उन्होंने हिम्मत की कि हम क्या करेंगे सर, हम इलेक्शन लेंगे। बट सर जब इलेक्शन हुआ तो ऑटोमेटिकली जो बांग्लादेश की पार्टी होगी सर, कौन सी पार्टी होगी सर बांग्लादेश में, तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी सर। कौन था सर, शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग, उनके पार्टी का नाम क्या है सर, अवामी लीग। तो ये पार्टी ने मेजोरिटी जीत ली, और ये पार्टी ने इतनी मेजोरिटी जीत ली कि दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ एंटायर पाकिस्तान। एंटायर पाकिस्तान मतलब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान पे वो लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। किसको बुरा लगा होगा सर, वेस्ट पाकिस्तान। डोमिनेंस किसका था सर, लाहौर मतलब पंजाब एंड सिंध, पंजाबी लोगों का डोमिनेंस था। वो गवर्नमेंट बना देंगे क्या, शेख मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट बना देंगे क्या वो लोग, नहीं बनाने देंगे। तो शेख मुजीबुर रहमान ये क्या हो गए, नाराज हो गए। ये बोले मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हूं, मेरे पास मेजोरिटी है, तो भी आप क्या नहीं बनाने दे रहे हो मुझे, गवर्नमेंट बनाने नहीं दे रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने, जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे उन्होंने उनके आर्मी से जाकर वहां पे डोमिनेट करना चालू कर दिया ईस्ट पाकिस्तान में। आर यू अंडरस्टैंडिंग, वहां से आर्मी में जाके ये जो शेख मुजीबुर रहमान के जो लोग हैं, उनके जो पार्टी मेंबर्स है, राइट, उनको सब अरेस्ट करना, उनको मारना, ये सब चीजें चालू कर दी। शेख मुजीबुर रहमान ने काउंटर करने के लिए क्या किया, इंडिया का साथ देकर, इंडिया का साथ मांगा। इंदिरा गांधी वॉज द रूलर, यू नो दैट, पोस्ट इंडिपेंडेंस आपने पढ़ा हुआ है। इंदिरा गांधी जो रूलर थे उन्होंने इनको साथ दिया, और ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, मुक्ति वाहिनी। क्या बनाया सर इन्होंने, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी का कॉन्टेक्स्ट आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में भी है, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बंगाल का पार्ट है ये। तो मुक्ति वाहिनी बनाया, और वेस्ट जो पाकिस्तान था वो क्या कर रहा था, सुपर इंपोज कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान, पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी कल्चर, ये सुपर इंपोज कर रहा था। यहीं पे सर मिस्टेक हो गया कि टू नेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन फॉल्स understanding. Just because people have one religion, always remember my friends, very important message to all of you, just because you have one religion that does not mean that you have got one kind of secular interests. आपके सारे इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे। मैं मुस्लिम हूं, मैं अमीर मुस्लिम हूं, आप गरीब मुस्लिम हो, मैं अमीर हूं, मैं क्या चाहूंगा, टैक्स कम किया जाए। आप गरीब हो, आप क्या चाहोगे, आप टैक्स बढ़ाओ, अमीर से ज्यादा पैसा लो और हमको फ्री में चीजें दो। जो कंट्री बनी थी पाकिस्तान, किसके ऊपर बनी थी, रिलीजन के इशू से, कि हमारे रिलीजन सेम है तो हमारे सारे बाकी के इंटरेस्ट सेम होंगे। ये गलत प्रूव हो गया सर। इनफैक्ट ये प्रूव हो गया कि सर बंगाल का कल्चर अलग है, और सर कहां का कल्चर अलग है, पंजाब का कल्चर अलग है, वेस्ट पाकिस्तान का कल्चर अलग है। बंगाली मुस्लिम इज मोर क्लोज टू अ बंगाली हिंदू देन अ पंजाबी मुस्लिम। ये प्रूव हो गया सर। एंड अ पंजाबी मुस्लिम जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रिलीजन कैन नॉट रूल ओवर द बंगाली मुस्लिम। तो शेख मुजीबुर रहमान उन्होंने क्या चालू किया सर, मुक्ति वाहिनी। तो अब देखो सर क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है तो आपको बांग्लादेश सब समझेगा। मुक्ति वाहिनी ये किसके साथ फाइट कर रहा है सर, पाकिस्तानी आर्मी। और सर पाकिस्तानी आर्मी ने किसका साथ ले लिया सर, वहां पे वहां के जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी। ये जमाते इस्लामी रेडिकल रिलीजियस लोग थे, उन्होंने सोचा शेख मुजीबुर रहमान आ जाएगा, सेक्युलरिज्म आ जाएगा, हमको नहीं चाहिए, हमको बांग्लादेश में क्या बना के रखना है, मुस्लिम का दबदबा बना के रखना है। उस टाइम पे हिंदूज का 10% मेजोरिटी था सर, कितना, मोर देन 10%, यू कैन से मेजोरिटी नहीं बोल सकते, 10% पॉपुलेशन था वहां बांग्लादेश में। तो शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट किसका मिल रहा है सर, हिंदूज का भी मिल रहा है, प्लस इंडिया का भी मिल रहा है। और उन्होंने क्या बनाया है, मुक्ति वाहिनी। और ये जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान का जो आर्मी है वो क्या बना रहा है सर, वो रजाकार बना रहा है सर। रजाकार मतलब क्या करते थे, ये पूरे कम्युनल ऑफेंसेस करते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, मुक्ति वाहिनी है, हिंदूज है, इनके ऊपर अत्याचार, यू कैन नॉट इवन डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अत्याचार, बट ये सब अत्याचार करते थे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एंड ये सब अत्याचार की वजह से सारा जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश का, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो परसिक्यूटेड है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा यू कैन से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये सब कहां पे आ जाएगा सर, इंडिया की तरफ। और इंडिया में सारा जो स्टेट्स है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल में थोड़ा, आप देखोगे आसाम में थोड़ा, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सब जगह पे पॉपुलेशन चला गया। हिंदू भी पॉपुलेशन है सर। आपने इसके पहले पढ़ा होगा, ये इशू के पहले ही हेजोंग, चकमा, ये सब जो है, हजोंग्स आर हिंदूज, चकमाज आर बुद्धिस्ट। तो ये सब पॉपुलेशन कहां जा रहा है, इंडिया में प्रेशर बढ़ रहा है, इंडिया प्रेशर बढ़ रहा है। और मैंने बताया था उस टाइम पे इंदिरा गांधी है, एंड हु इज द आर्मी चीफ, यस, सैम बहादुर, राइट, मैनिक शॉ।
and he says that I cannot start the war just now, I'll have to do the preparations, and he starts the war in December. And इंदिरा गांधी बहुत कुछ करती है इसमें. मैंने आपको एक किस्सा भी बताया था. पहली चीज क्या किया जाता है, जो एयर स्पेस है, सोचो आप, इंडिया ने क्या पार्टीशन में माना था कि जो ये वेस्ट पाकिस्तान है और जो ये ईस्ट पाकिस्तान है, इनके बीच में इंडिया से जाना पड़ेगा ना आपको. फ्लाइट जो है कहां से जाएगा, इंडिया से जाएगा ना ये. तो इंडिया ने उसको ये परमिशन दी थी, और इंडिया ने ये भी एक स्कैम करके, रॉ को यूज करके, दैट इज जो रिसर्च एनालिसिस विंग है उसको यूज करके फेक क्या करवाया इंडिया ने, हाईजैक, प्लेन का हाईजैक करवाया फ्लेक इंडिया में, और हाईजैक करके वो प्लेन कहां पे उतराया, पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान को ब्लेम किया कि तुमने हमारा प्लेन हाईजैक किया है, सो वी नाउ कैन नॉट अलाउ यू द एयर स्पेस. तो पूरी जंग की तैयारी प्रॉपर करके फिर क्या किया गया, जंग किया गया. और जंग में कौन जीतेगा, बट ऑब्वियस इंडियन सोल्जर्स को वेलकम करेंगे वहां पे. इंडिया जीत जाएगा इन रिकॉर्ड डेज, बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. एंड इंडिया जब जंग जीता, मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर किया. कितने, 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर किया. दिस वेर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर. बट शैम मैनेक्शॉ ने बोला, दे आर द सोल्जर्स ऑफ देयर कंट्री, दे रिप्रेजेंटेड देयर कंट्री, वी हैव टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट. आर यू अंडरस्टैंड. इसके लिए वहां के सोल्जर्स भी इंडिया के लिए एकदम गुणगान गाने लगे कि भाई हम सोल्जर्स हैं, हम हारे हैं, हमको पकड़ा गया है, बट हमको डिग्निटी से रखा है, हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज दी है, खाने पीने का बेस्ट इंतजाम हमारा किया हुआ है. क्लियर है नहीं. नाउ अगेन कमिंग बैक टू द बांग्लादेश स्टोरी. अब ये स्टोरी क्यों पता है सर आपको, क्योंकि आपको समझना चाहिए, जब बांग्लादेश बना, राइट, इंडिया ने बनाया उसको, कब बनाया सर, दिसंबर 1971. दिसंबर 1971 जब वो बनेगा, उसका हेड कौन बनेगा सर, शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बोला जाएगा कि ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, जो कि आज उस पर भी प्रॉब्लम है लोगों को. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. जब वो बनेगा तो क्या करेगा सर, फर्स्ट स्टेप क्या करेगा सर, फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, वो फर्स्ट स्टेप क्या करेगा सर, मुक्ति बाहिनी जो है, मुक्ति बाहिनी, वो मुक्ति बाहिनी कौन थी सर, वो आर्मी उसने खड़ी की थी. क्यों खड़ी की थी, टू फाइट द पाकिस्तानी आर्मी, मतलब जो ओरिजिनल आर्मी है. अब वो मुक्ति बाहिनी को वो आर्मी में इंक्लूड कर लेगा. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. मुक्ति बाहिनी को क्या कर लेगा, आर्मी में इंक्लूड कर लेगा. इसके लिए जो ओरिजिनल आर्मी वाले लोग थे वो क्या होंगे सर, नाराज होंगे. इसके लिए बांग्लादेश आर्मी में दो ग्रुप बन जाते हैं सर स्टार्टिंग में से. एक दोज हु आर प्रो शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि ये मुक्ति बाहिनी में से आए हुए हैं, और दूसरे कौन होंगे सर, ओरिजिनल आर्मी वाले होंगे, जो कि थोड़े नाखुश होंगे, इनको क्यों लिया आपने. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. एंड शेख मुजीबुर रहमान, नाउ ही इज द हेड ऑफ द कंट्री. समझो आप, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री. तो वो जो शेख मुजीबुर रहमान है, वो किसको ज्यादा ट्रस्टेड मानेंगे, मुक्ति बाहिनी वाले को. इसके लिए बाकी के जो ओरिजिनल पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स होंगे, जो अभी बांग्लादेश आर्मी बन गई, राइट, उनको क्या लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, ये नया है तो इनको ट्रस्ट ज्यादा किया जा रहा है, इनको बेस्ट पोजीशंस मिल रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग. सो आर्मी में थोड़ा क्या हो गया, इनके बदल नेगेटिविटी आ गई शेख मुजीबुर रहमान के बारे में. फिर सर शेख मुजीबुर रहमान ने क्या लाया सर, रिजर्वेशन, कि जिसने जिसने बांग्लादेश लिबरेशन के लिए, फ्रीडम के लिए आपने फाइट दिया हुआ है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो उसको हम क्या लाएंगे, कोटा, 30% से ऊपर रिजर्वेशन हम उनको दे देंगे. वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन लाया उसने, उसमें अलग, राइट. ये सब चीजों की वजह से. एंड देन सबसे बुरा जो स्टेप शेख मुजीबुर रहमान ने लिया, शेख मुजीबुर रहमान ने बुरा स्टेप लिया, मतलब सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सारे पार्टीज डिसॉल्व हो जाएंगे और हम एक ही पार्टी बना देंगे. क्यों, क्योंकि देश अब भी बहुत ही बुरे हालत से चल रहा है, नया देश बना है, इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, आपको पता है ये ऑयल शॉक का पीरियड है. इंडिया में भी तब क्या हुआ है, इमरजेंसी लगी है, आपको पता है 1975. तो बोलते सारे पार्टीज मर्ज कर देंगे, एक ही पार्टी रहेगा, राइट, और वो पार्टी ही मतलब एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप से रूल करेंगे, तो ही हम ये जो हमारा सिचुएशन है डेंजरस, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं. क्लियर है क्या. शेख मुजीबुर रहमान 1975 में जैसे बोलते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाएंगे और एक ही पॉलिटिकल पार्टी हम बनाएंगे, इसकी वजह से आर्मी ये बगावत कर लेती है 1975 में. आप सोचो, इमीडिएटली ये होने के बाद इंदिरा गांधी अलर्ट हो जाती है. इंदिरा गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर, इमरजेंसी लगी हुई है इंडिया में. 2018 में शेख हसीना खुद बोलती है कि भाई ये कोटा रद्द. शेख हसीना ने लास्ट ट्राई, उसके बाद फुल वायलेंस हो गया, लोग उसके घर पे घुसने के लिए ट्राई कर रहे थे.
बांग्लादेश जब ये फाइट कर रहा था टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, शेख मुजीबुर रहमान ही इज द मेन लीडर, बट उनके साथ आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? जियाउर रहमान। बिकॉज ये आर्मी का जो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया, जो हमारे जियाउर रहमान है वो थोड़े क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, राइट, एंड ही बिकम्स अ फ्रॉम द बेस्ट फ्रेंड ही बिकम्स द अपोनेंट ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। बट शेख मुजीबुर रहमान 1975 में जैसे बोलते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाएंगे और एक ही पॉलिटिकल पार्टी हम बनाएंगे, राइट, तो उसमें तो ये एकदम कट्टर उसके विरोधी बन जाते हैं और इसकी वजह से आर्मी जो है ये बगावत कर लेती है 1975 में। आप सोचो, जो फाउंडिंग फादर है, जो आपके देश का आज रूलर है, वो उसके घर में सुबह आर्मी घुसकर जितने लोग हैं उनका कत्लेआम कर दी थी। कितने लोगों का सर? 17 लोगों को, जो भी रिलेटिव्स है, जो भी रह रहे हैं घर में। कब होता है सर ये? 1975। लकीली दो उनकी जो लड़कियां होती है, दे आर एट दैट टाइम इन जर्मनी, और वो लड़की में से एक कौन है? शेख हसीना। शी वॉज इन जर्मनी विद हर हस्बैंड। इमीडिएटली ये होने के बाद इंदिरा गांधी अलर्ट हो जाती है। इंदिरा गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर, इमरजेंसी लगी हुई है इंडिया में। इंदिरा गांधी अलर्ट हो जाती है कि ये शेख मुजीबुर रहमान ये प्रो इंडिया रहेगा, क्योंकि इंडिया ने उसको मदद की है, राइट। अब जो आएगी सरकार वो एंटी क्या रहेगी? इंडिया रह सकती है, एटलीस्ट वो एंटी शेख मुजीबुर रहमान तो है ही सरकार, बराबर है। तो ये दो जो लड़कियां हैं उनकी जान खतरे में है। इंदिरा गांधी इमीडिएटली उनको इंडिया में बुला देती है और उनको पॉलिटिकल असाइलम देती है, उनको बोलती है दिल्ली में रहो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? शेख हसीना फ्रॉम 1975-76 टिल 1981 कहां पे रहती है वो? दिल्ली में। दैट इज वाई शी हैज सच अ क्लोज रिलेशन विद दिल्ली एंड इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब 1975 के आगे ऑटोमेटिकली कौन लीडर बन जाएगा वहां का सर? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान क्या फॉर्म करेगा सर? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो फॉर्म करेगा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आगे जाकर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, बहुत कुछ करता है, राइट। और इसको सपोर्ट भी किसका मिलेगा सर? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी भी इसको सपोर्ट करे। जमात इस्लामी याद है आपको, जो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर रहा था स्टार्टिंग में, राइट। तो ये सब चीजें होंगी सर, बट ही वुड ऑल्सो बी मर्डर्ड। जिया उर रहमान का भी क्या हो जाता है सर आगे? मर्डर। एंड जिया उर रहमान जो है उसकी वाइफ इज बेगम खालिदा जिया। तो अब जो दो मेन पार्टीज है बांग्लादेश में, कौन है सर? एक अवामी लीग, उसमें कोई लीडर नहीं है क्योंकि उसकी एक ही लीडर बची हुई है, कौन है? शेख हसीना। वो कहां है? इंडिया में। और ये जियाउर रहमान ये भी मर गया और उसकी वाइफ भी बाहर चली गई। कौन है सर उसकी वाइफ? खालिदा जिया। फिर आगे जाकर ये दोनों बांग्लादेश में वापस आते हैं, दोनों अपने अपने पार्टीज का कमान संभालते हैं, और बांग्लादेश में जब इलेक्शन होता है 1990s में, पहला इलेक्शन होता है, कौन जीतेगा सर? दोनों को सेम प्रोपोर्शन में वोट्स मिलेंगे, बट सीट ज्यादा किसको मिलेंगे सर? बीएनपी। क्यों बीएनपी को सीट ज्यादा मिलेंगे सर? क्योंकि बीएनपी को सपोर्ट किसका मिल रहा है? जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी। तो बीएनपी जीतता है, और बीएनपी जीतने के बाद बीएनपी क्या करता है? उसके हस्बैंड के सारे पॉलिसीज लगाता है। उसके हस्बैंड का क्या पॉलिसी था? ही वॉज वेरी जियाउर रहमान। उसको समझ में आ गया था कि अपना पॉपुलेशन मैक्सिमम 90% कौन सा है? मुस्लिम। तो किसको खुश करो? मुस्लिम को खुश करो, तो तुम पार्टी में रहोगे, तो तुम पावर में रहोगे। तो वो सेक्युलरिज्म रब करके जियाउर रहमान क्या लाया रहता है उसने? इस्लामिक कंट्री है। इसके लिए कौन खुश रहेगा सर? जमाते इस्लामी। और जमाते इस्लामी और बीएनपी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सर? सरकार 1990s में। ये सरकार किसके अगेंस्ट होगा सर? मुझे बताओ। इंडिया के अगेंस्ट होगा कि नहीं होगा? जमाते इस्लामी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसके लिए हमको प्रॉब्लम है सर, क्योंकि हमारा बॉर्डर है सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, इतना याद रखो। तो हमको कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी, हमारे टेररिस्ट अगर इंडिया में से बांग्लादेश चले जाते हैं, उनको अगर वहां पे सपोर्ट मिलता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर बांग्लादेश इज प्रो इंडिया, तो यहाँ के जो भी नक्सलाइट है, टेररिस्ट है, जो भी है, वहां गए उनको तुरंत पकड़ सकते हैं सर हम। इसके लिए इंडिया हमेशा क्या चाहता था? किसका गवर्नमेंट हो सर? अवामी लीग का। फिर 1990s में नेक्स्ट इलेक्शन आता है, अवामी लीग जीतता है। अगेन नेक्स्ट इलेक्शन आता है 2000 के साल में, तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जीतती है। फिर जो इलेक्शन आता है फाइनली सर, वहां पे अवामी लीग जीतती है। आई थिंक द इलेक्शन इज ऑफ 2008, और 2008 से कंटिन्यूस शेख हसीना यहाँ पे रूल करती है। अब मुद्दा क्या है सर कि 2008 से वो यहाँ पे कंटिन्यूस रूल कर रही है, बट सर मुद्दा ऐसा है कि 30% कोटा, 30% कोटा किसने लाया था सर? शेख मुजीबुर रहमान। 2008 से शेख हसीना इसमें क्या करती है? फ्रीडम फाइटर तो मर गए होंगे अब सब, फ्रीडम फाइटर के बच्चे, आगे जाके उनके यू कैन से बच्चों के बच्चे, इनके लिए कोटा लाती है। अब प्रॉब्लम कहां होता है दोस्त? 2018 में शेख हसीना खुद बोलती है कि भाई ये कोटा रद्द। और सर आपको पता है 2020 में क्या आता है सर? कोविड। आपको पता होना चाहिए सर कि बांग्लादेश का 11% ऑफ द बांग्लादेश जीडीपी कम्स फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री। मार्क माय वर्ड्स वेरी वेरी प्रॉपरली। कौन सा इंडस्ट्री सर?
गारमेंट इंडस्ट्री। सर गारमेंट इंडस्ट्री मतलब क्या है कि इंडिया में क्या बनता है सर, इंडिया में कॉटन बनता है, कॉटन से क्या बनते हो सर आप, स्पिनिंग करके यान बनाते हो, मतलब थ्रेड बनाते हो। ये थ्रेड कहां पे जाता है सर मेजरली, या फिर कपड़ा भी बनाते हो आप, पर ये कपड़ा, थ्रेड और कपड़ा इंडिया में बनता है। और ये कपड़ा कहां जाता है सर, बांग्लादेश में जाता है। और ये बांग्लादेश में ये कपड़े का क्या बनाया जाता है, गारमेंट, मतलब शर्ट पैंट ड्रेस, दैट इज गारमेंट। तो गारमेंट इंडस्ट्री में टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में कौन है, बांग्लादेश। 11% से ज्यादा जीडीपी उसका कहां से आता है सर, गारमेंट इंडस्ट्री में आता है। क्यों सर, क्योंकि बांग्लादेश इज द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का उसके पास टैग था। लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को क्या रूल्स होते हैं डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, कि अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर 0% टैक्स लगता है। बांग्लादेश अगर एक्सपोर्ट करेगा तो कैन यूएसए इंपोज, नो, बिकॉज इट इज अ लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का उसके पास क्या है, टैग है। समझ में आ रहा है क्या आपको। अब देखो क्या हुआ, 2018 में शेख हसीना ने ये कोटा को रद्द कर दिया। 2020 में क्या आया सर, कोविड आया। पूरा गारमेंट इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स कहां पे होते हैं सर, यूरोप, वेस्टर्न कंट्री, वहीं से पैसे आएगा ना सर। सारे ब्रांड्स कहां बनाते हैं सर, बांग्लादेश, राइट। कोविड में सब बंद। ऑलरेडी बांग्लादेश का जो इंडस्ट्री है, ये लेबर इंडस्ट्री, इसके ऊपर क्या हुआ है सर, इसके ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज हुए हैं और ये दिखाया गया है कि कैसे छोटे छोटे प्लेसेस में लेबर को एक्सप्लॉइट करके 12-14 घंटा काम करके उनसे गारमेंट सस्ते में बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्वेट लेबर। चाइल्ड लेबर भी यूज किया जाता है सर। ऑलरेडी ये बहुत ही ज्यादा फेमस है इन द वर्ल्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और जब कोविड आया तो पूरा गारमेंट इंडस्ट्री क्या हो जाएगा सर, हिट हो जाएगा। जब गारमेंट इंडस्ट्री पूरा हिट हो जाएगा सर, उनका 11% ऑफ जीडीपी वहां से आ रहा है सर। उनके पास दूसरे एवेन्यूज नहीं है एम्प्लॉयमेंट के। क्या बढ़ जाएगा सर, पॉवर्टी बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, समझो आप। और सर 2021 में ये जो गारमेंट इंडस्ट्री के लेबरर्स हैं, राइट, ये आगे जाकर 2021 के बाद ये लोग क्या करेंगे सर, स्ट्राइक करेंगे। किस पे चले जाएंगे सर, ये स्ट्राइक पे चले जाएंगे कि भाई हमारा कंडीशन सुधारो, हमको ज्यादा से ज्यादा वेजेस बढ़ा के दो। नाउ शेख हसीना इज इन द पावर। शेख हसीना को डर क्या है, ऑलरेडी कोविड का इंपैक्ट हुआ है। शेख हसीना को यह डर है कि बांग्लादेश का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन गारमेंट इंडस्ट्री इज वियतनाम। कौन है सर, वियतनाम। अगर इन्होंने वेजेस बढ़ा दिए, इनकी मांग हमने पूरी कर दी, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसमें हमको कौन कंपटीशन में बैठा हुआ है, वियतनाम। इसके लिए शेख हसीना क्या करती है, इसको क्रश कर देती है। लेबर का जो पूरा स्ट्राइक है, लेबर का जो प्रोटेस्ट है, उसको क्या कर देती है शेख हसीना, क्रश कर देती है इसको। दूसरा प्रॉब्लम चालू होता है। शेख हसीना ने, मैंने आपको बताया 2018 में क्या किया था, कोटा रद्द किया था। क्या किया था सर उसने, हाई कोर्ट वहां का जो है, ये हाई कोर्ट बोलती है आपने जो कोटा रद्द किया था दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोटा वापस रिज्यूम किया जाए। अब लोगों को गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है कि पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले ही इन्फ्लेशन है, राइट। ये लेबर स्ट्राइक को तुमने खत्म किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अब हाई कोर्ट को भी तुमने ही इन्फ्लुएंस किया रहेगा कि तुम्हारा ये कोटा वापस लाया जाए। क्यों, क्योंकि कोटा लाने में शेख हसीना को क्यों इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कोटे में से जो भी आएगा, कौन आने वाला है वहां से, मुक्ति बाहिनी वाले, कौन आने वाला है, फ्रीडम फाइटर्स। ये हमेशा सारे सिविल सर्विस में आ जाएंगे, ये सारे डिफेंस में आ जाएंगे। तो किसको सपोर्ट करेंगे हमेशा, ये अवामी लीग। बट एक यूथ को क्या दिख रहा है कि अगर ये कोटा, मैं अगर यूपीएससी में ऐसा कोटा आ गया तो मुझे कैसे लगेगा, मेरे सीट्स कम हो रहे हैं ना। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं। क्यों चालू करते हैं, कि चलो हाई कोर्ट, हम मानते हैं कि तुमने इन्फ्लुएंस नहीं किया हाई कोर्ट को, बट डोंट यू हैव द लेजिस्लेटिव पावर्स। क्योंकि अब भी का जो इलेक्शन हुआ, राइट, उसमें आउट ऑफ 300 सीट्स मोर देन 230 सीट्स वेयर विथ अवामी लीग। कितने सीट्स थे सर, मोर देन 230 सीट्स। अवामी लीग ने ये जो जमात इस्लामी है उसको बैन कर दिया। अवामी लीग ने जमात इस्लामी के लीडर को जेल में डाल दिया। खालिदा जिया 10-15 साल से जेल में ही है। तो पूरा अपोजिशन खत्म है। आप डिक्टेटरशिप कर रहे हो, आपके पास इतना पावर है, हाई कोर्ट को आपने इन्फ्लुएंस किया है, चलो नहीं किया है तो आपके पास कौन सा पावर है, लेजिस्लेटर पावर है। आप क्या करो, वो कोटा को रद्द कर दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पब्लिक पूरा स्ट्रीट्स पे आ गया। जब पब्लिक स्ट्रीट्स पे आ गया, इतने सालों से अपोजिशन को पूरा इन्होंने क्या करके रखा है, निचोड़ कर रखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो अपोजिशन को भी चांस मिल रहा है। सोचो 2008 से अब तक कितने साल हो गए दोस्त, 16 साल। तो अपोजिशन को भी अब क्या मिल रहा है, चांस मिल रहा है। तो अपोजिशन ने भी, जितने बचे हुए थे अपोजिशन जो भी थे, वो सब स्टूडेंट में चले गए। और जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग था वो भी प्रोटेस्ट में एक्टिव हो गया। वायलेंस चालू हो गया, बहुत कुछ हुआ। शेख हसीना ने क्रश करने को ट्राई किया, क्रश नहीं हुआ, कोटा रद्द कर दिया। बट तो भी स्टूडेंट्स ने बोला नहीं, जिस तरह से तुमने एक्ट किया है, वायलेंस किया हुआ है, वी वांट योर रेजिग्नेशन। शेख हसीना ने लास्ट ट्राई किया जो अवामी लीग का स्टूडेंट विंग था
उनको एंटी प्रोटेस्ट करने लगा है, प्रोटेस्टर के अगेंस्ट, कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, अब तो कोटा खत्म हो गया। तो इनके बीच में जो झगड़ा हुआ, दैट वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। शेख हसीना ने भी एक दो गलतियां की। शेख हसीना ने पब्लिकली बोल दिया, अरे रिजर्वेशन इनको नहीं देंगे, जो फ्रीडम फाइटर्स है तो किसको देंगे, जमात इस्लामी को देंगे। तो जमात इस्लामी वाला और गुस्सा होगा, राइट। तो ये सब गुस्सा 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 होके पूरा वायलेंस होके शेख हसीना ने लास्ट ट्राई वो भेजा, स्टूडेंट विंग। उसके बाद फुल वायलेंस हो गया, लोग उसके घर पे घुसने के लिए ट्राई कर रहे थे। उसने आर्मी को फोन किया, बट ऑब्वियस इतने साल से वो रूल कर रही है, तो आर्मी का जो चीफ होगा वो उसका रिलेटिव ही था। आर्मी चीफ ने बोला सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आप आर्मी को लगाओगे अब तो और वायलेंस बढ़ेगा, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, राइट। अब आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, राइट। और रेजिग्नेशन देने के बाद आपका सेफ्टी हम सिक्योर करेंगे। फर्स्ट शी डिनाइड दिस, राइट, बट देन शी हैड टू अग्री। तो आर्मी ने उसको सेफली बाहर निकाला। एंड देन यू मस्ट हैव सीन द सीन्स दैट हाउ पीपल एंटर्ड हर होम। क्लैरिटी है क्या? अब इसमें मैं आपको क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, यूएस एंगल। इसमें यूएस एंगल क्या है? देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज मोहम्मद यूनिस, इज अ वेरी फेमस पर्सन। इन्होंने यूएस में जाके पढ़ाई की, यूएस में पढ़ाई करके वो वापस बांग्लादेश आए। बांग्लादेश आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। एंड प्रॉब्लम क्या होता है बैंकिंग में कि पुअर पीपल आर यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड विद लोन्स। बैंक का प्रॉब्लम क्या है, बैंक गिव लोन ओनली टू द रिच पीपल बिकॉज रिच पीपल हैव कोलैटरल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इन्होंने सिस्टम क्या चालू किया, माइक्रो फाइनेंस। जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्पेशली वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए उन्होंने, और उनको छोटे छोटे लोन्स दिए टू डू बिजनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और वो लोन्स की जवाबदारी कौन लेगा, पूरा ग्रुप लेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब मैंने अगर ग्रुप को पैसा दिया, ग्रुप ने इसको पैसा दिया, इससे वो पापड़ बना रहे, अचार बना रहे, मेरे को लेना देना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, पूरा ग्रुप। तो इसका पैसे ऑटोमेटिकली आपके पास वापस भी आ जाएंगे। इससे क्या हुआ, काफी सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर किया गया, राइट। एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर, और ग्रामीण बैंक हैज बिकम वेरी पॉपुलर मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अब उनको नोबेल प्राइज भी मिला। आपने कभी तो सुना होगा विकीलीक्स, राइट। विकीलीक्स मतलब काफी जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट जो बातें थी, ईमेल्स थे बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिग पीपल, ये सब बाहर आ गई, लीक हो गई सारी बात। तो ये विकीलीक्स में ऐसा पाया गया सर कि ये जो मोहम्मद यूनिस है, ये अमेरिका के साथ कंटिन्यूसली बातें करते रहता है। यू कैन से उसको नोबेल भी क्यों दिया गया, ताकि अमेरिका वांटेड कि ये जो शेख हसीना है और बीएनपी दोनों को टाटा बाय बाय हो जाए, और किसको बैठा दे हम, मोहम्मद यूनिस को लीडर बैठा दे। मोहम्मद यूनिस और शेख हसीना, ये दोनों का क्या होने वाला है, कंप्लीट अपोजिशन। शेख हसीना वुड हेट दैट गाय मोहम्मद यूनिस, और अमेरिका और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसको क्या बना के रखा था, हीरो। तो जब भी शेख हसीना उसके अगेंस्ट बोलेगी तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। शेख हसीना जब खालिदा जिया के अगेंस्ट बोलेगी तो ठीक है, लोग सुनेंगे। बट मोहम्मद यूनिस क्या है, हीरो। उसने ग्राउंड पे भी काम किया हुआ है। मोहम्मद यूनिस के ऊपर बहुत सारा करप्शन चार्जेस ये करके, जेल वेल ये सब करके शेख हसीना ने उसके ऊपर काम किया। और आज ऐसा बोला जा रहा है कि ये पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट और ये फंडिंग कॉन्स्पिरेसी, इसमें कहीं ना कहीं किसका सपोर्ट होगा, यूएसए का सपोर्ट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और आप देखो शेख हसीना जाने के बाद किसको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, मोहम्मद यूनिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। मतलब इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यूएसए ऑलवेज वांटेड दैट शेख हसीना शुड बी रिप्लेस्ड। क्लियर है? सो दैट मैंने अगर तुमको बैठाया तो तुम किसको लॉयल रहोगे, मुझको लॉयल रहो। क्लियर है नहीं? इसमें इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया को हमेशा से किसने सपोर्ट किया है, आवामी लीग। हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट को मारने के लिए, सेपरेटिस्ट को मारने के लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने वाले थे उनके साथ, राइट। और आप भी आपने देखा होगा कि मोदी जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में शेख हसीना पहले आके बैठी हुई है। सो एकदम खास दोस्त है। इसके लिए जब शेख हसीना ने बोला कि भाई मुझे मदद करो, तो उन्होंने बोला हम तुम्हारे इंटरनल मैटर में मदद नहीं करेंगे, बट इफ यू वांट अ सेफ पैसेज वी वुड गिव यू दैट सेफ पैसेज। दैट इज व्हाई इंडिया हैड टू हेल्प बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री आल्सो। क्लियर है?